नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लोकसभा चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर जो एक इंडिया गठबंधन बना है या फिर एनडीए गठबंधन बना है, इसमें सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ अभी भी नजर आ रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं, दोनों ही जो गुट है जो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर जो है तनाव देखने को मिल रहा है। बिहार की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर एनडीए खेमा जैसे कहा जा रहा है, वो पूरी तरीके से एकजुट कर पाने में अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहां से निकलकर सामने नहीं आया है। और इस बीच दबी कुचली खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना पूरा डोमिनेशन दिखाने वाली है। एक तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्योंकि अब वहां पर लोग ज्यादा हो गए हैं तो स्थिति और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये नीतीश कुमार के लिए भी है और जो अन्य सहयोगी हैं उनके लिए भी है। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इनसाइड स्टोरी में संजीव त्रिवेदी जी बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक पैटर्न गढ़ा है महाराष्ट्र में, जहां उसने जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी को पहले के मुकाबले बहुत कम सीटों पर समेट दिया है। खबर अभी सार्वजनिक होनी बाकी है, लेकिन जितना लड़ा करते थे शिवसेना उद्धव ओरिजिनल, उसकी आधी सीटों पर या आधी से थोड़ी ज्यादा सीटों पर मुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी को समेट दिया जाएगा। जितना लड़ा करते थे शरद पवार, उससे आधी सीटों पर अजीत पवार को समेट दिया गया है। और 48 सीटों में 32 सीटों पर भाजपा वहां लड़ रही है। 48 में 32 यानी कि 2/3 सीटों पर। उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही आसान है उनके लिए सॉल्व करना, क्योंकि वहां पर बहुत छोटे छोटे अलाइज हैं उनके पास। पर बिहार की स्थिति जरा भिन्न है। वहां मजबूत एलाए हैं नीतीश कुमार के तौर पर, जिनके साथ बराबरी का रिश्ता रखा गया था पिछले चुनाव में। और बहुत दिन पहले जब से ये आपको कहें कि बना है गठबंधन, तब से लगातार बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड रहा करती थी। एक दौर ऐसा भी था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका निभा ली और इस बार तो सुपर बड़े भाई की तरह वो आपको नजर आने वाली है। 40 सीटें हैं और 40 सीटों में उसने सबों को अकोमोडेट करने का एक बीड़ा उठाया है। और सबों की बात जब करें तो जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और एक नाम और है मुकेश सहनी, जिनसे बातचीत चल रही है। फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी साथ में लेना है। और ऐसे तमाम लोगों को जातीय गुणागणित के दायरे में जरूरी है साथ रखना, लिहाजा सबको रखा जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका में तो रहेगी ही, सबों से बहुत ज्यादा सीटें लड़ेगी। खास तौर पर बाकियों से तो उसकी तुलना ही नहीं है, जनता दल यूनाइटेड से, जहां वो पिछली दफा 17 सीटों पर बराबर लड़े थे। इस बार बराबरी की कोई संभावना नहीं। किसके किसके लिए खतरा है इस बार, और ये खतरा कितना बड़ा है किसके लिए? देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि स्वाभाविक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं होगी, और उन सीटों को जनता दल यूनाइटेड को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कराया गया था, और उपेंद्र कुशवाहा की स्वाभाविक सीट जो है वो है काराकाट। तो काराकाट पर अभी जनता दल यूनाइटेड है, तो जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड को वो सीट छोड़नी है। गया एक सीट है जहां से जीतन राम मांझी का वो क्षेत्र है, वो उनका पॉकेट बरो है, लेकिन सीट वो अभी इस वक्त वो जनता दल यूनाइटेड की है, नीतीश जी के खाते की सीट है, पर वो छोड़नी पड़ेगी। 2 सीटें तो यूं ही आप देखिए छूट रही हैं। क्या एवज में इसके सीटें मिलेंगी, क्या इस बात की संभावना है? ये तय होना बाकी, क्योंकि सीट छोड़नी है ये तो तय हो गया। सीतामढ़ी की एक सीट है जिसके सांसद ने कह दिया कि भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाऊंगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। पृष्ठभूमि यह है कि वो बीजेपी से ही
जेडीयू आए थे और अब वो वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। वहां उन्हें टिकट मिलती है नहीं मिलती है ये देखना पड़ेगा। और उन्होंने किसी और व्यक्ति का नाम घोषित किया था, अघोषित तरीके से घोषित कर दिया था नीतीश जी ने, उनके एक सहयोगी देवेश चंद्र ठाकुर हैं। पर अब वो सीट भी मुश्किल में है क्योंकि जो सिटिंग एमपी है वो जनता दल यूनाइटेड से टिकट मांग ही नहीं रहा है। इन्होंने जिसको दिया है उसका दावा तो मान लीजिए वैसे ही है, वो तो अभी घोषित हुआ नहीं है। तो 3 सीटें तो फिर मुश्किल में देखिए इधर ही आ गई। इसके अलावा और कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं, तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवा रखे हैं, अपने सर्वे करवाए हैं और कुछ सीटों पर इन्होंने सजेशंस भी किया है जनता दल यूनाइटेड को कि भाई यहाँ यही कमजोर एनडीए का प्रत्याशी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ सीटें होंगी जो कि 3 या 4 जो कि जनता दल यूनाइटेड को शायद न मिले और उसमें नेगोशिएशन का एक पॉइंट आएगा जहां पर जनता दल यूनाइटेड ये न मिले तो ये मिल जाए, उस वाली स्थिति में आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आपको लड़ती हुई इस बार नजर नहीं आएगी। और हम 17 की बात क्यों करें, हम बात करेंगे 23 की। हाँ, हम तो 23 की बात करेंगे क्योंकि तो जीत कर आए और अब स्थिति देखिए क्या हो गई है कि 17 भी नहीं मिल पा रही है। 17 आप देखिए 17 सीटों में वो 16 सीट जीत लिए पिछली दफा, 16 सीट भी नहीं उन्हें मिलेगी ऐसा मानकर चला जा रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड तो चाहती है तो, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि कम सीटों वाले पार्टी को मुख्यमंत्री का पद दिया हुआ है तो वो एक प्लस पॉइंट है जो नीतीश कुमार के लिए है। और यही बात कही गई थी शिंदे साहब को भी और देवेंद्र फडणवीस ने तो इसे ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया कि हमारे पास 115 विधायक हैं, आपके कम है, बावजूद इसके हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो कमोबेश वही स्थिति है बिहार में, ज्यादा सीटें या दुगनी के आसपास सीटें जो हैं थोड़ा कम वो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री उन्होंने नीतीश जी को बनाया है। और नीतीश जी जाहिर है कि वो अपने सांसदों के लिए टिकट चाहेंगे, जाहिर है कि नीतीश जी बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में। लेकिन साथ साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि नीतीश जी का जो इंटरेस्ट है वो विधानसभा है और विधानसभा में आपको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, इस तरह की लाइनें बोली जाती है नेगोशिएशन के टाइम पे। तो भारतीय जनता पार्टी सीट ज्यादा लड़ेगी। दूसरे नंबर पे चाहे वो 2 सीट कम हो, 3 सीट कम हो, 4 सीट कम हो, वो जनता दल यूनाइटेड का नंबर आता है। अच्छा, तो मजबूरी भी तो है क्योंकि लोग इतने हो गए हैं तो अब उनको अगर नहीं देंगे तो वो भी तो एक नुकसान वाली बात है। आप जब कुनबा बड़ा करते हैं और आपके पास थाली में रोटी ही उतनी नहीं है, सीटें तो 40 ही रहेंगी, अब बढ़ा कितना भी लीजिए तो काटना तो पड़ेगा ही। पर आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि कुनबा बड़ा रहने का फायदा नहीं है जब तक कि उसमें पात्र वैसे ना हो। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की पात्रता ऐसी है कि उनको तमाम दरवाजे बंद करने के बाद भी दरवाजे खोलने पड़े और उनको लाना पड़ा। उनके पास एक परिभाषित वोट बैंक है तो उनको जब लाया गया है तो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। लोग कहते हैं कि उनकी चाहत थी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ने वो चाहत उनकी पूरी नहीं की और लोग यहाँ तक कहते हैं कि इसी बात पर लालू से और तेजस्वी से उनका टसल हुआ था। तो जब उनको इधर भी नहीं मिला तो क्या मिला, और सीटें भी अगर आप कम कर देंगे उनकी तो फिर वो तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनता दल यूनाइटेड अपने आप को बहुत ज्यादा लाभ में नहीं पाता है। पर देखिए सियासत है, अब वो पीछे जाने का रास्ता भी बंद हो गया है जनता दल यूनाइटेड के लिए। तो नीतीश जी अब कितना नेगोशिएशन कर पाते हैं, पर ये मानकर चलिए कि साइकोलॉजिकली ये कन्वे करना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में जरूरी है कि वो जो है बिग ब्रदर है और वो चीजों को कंट्रोल कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि नीतीश कुमार को थोड़ा कम भी देंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन उनकी जो टसल चल रही है एनडीए खेमे में एलजेपी के साथ, अब वो चिराग पासवान कितनी सीटों पर मानते हैं, क्या मांग करते हैं, और उनके चाचा भी हैं अब तो वो भी साथ में है, तो उधर उस खेमे में क्या चल रहा है? देखिए जहां तक सवाल है लोक जनशक्ति पार्टी का, तो टिकट की घोषणा जब होगी तो आपको एक ही लोक जनशक्ति पार्टी दिखाई पड़ेगी बिहार में। अच्छा,
ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फिर से बात करने की जरूरत पड़ेगी दो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में, एक ही लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। क्या वो कड़वाहट खत्म हो गई है? जी नहीं, वो करवाहट, कुछ चीजें आप तय करते हैं, कुछ हालात तय कर देते हैं। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसके लिए सहयोगी होने की जो पात्रता है वो चिराग पासवान में है, पशुपति कुमार पारस में नहीं है। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी की कैबिनेट में है। बावजूद इसके जो फीडबैक है, ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जमीनी जानकारी है और जो समाचार माध्यमों से, मीडिया से आती रहती है बातें। अब देखिए, 2 दिन पहले वैशाली में एक जनसभा की थी चिराग पासवान ने, और उसकी ऐसी ऐतिहासिक गैदरिंग थी, उसकी तस्वीरें दिल्ली तक पहुंची हैं, जहां उन्होंने कह दिया था कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। अच्छा, चिराग पासवान जहां भी जाते हैं, मतलब ये तो आपने एक उदाहरण दिया, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आती रही हैं, बिल्कुल जन सैलाब उनकी रैली में या फिर वो जहां कहीं भी पहुंचते हैं, मतलब लोगों का समर्थन उनके साथ है, ये दिखाई देता है, ग्राउंड पे दिखाई देता है एक अलग दीवानापन। हाँ, एक फेज आता है हर नेता के जीवन में जहां उसके प्रति लोगों की जो एक भावना होती है, संघर्ष करने वाला नेता है, ये अभी अनटेस्टेड है, अनट्राइड है। हमने जिनको ट्राई किया उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। 15 साल लालू जी के साथ हम लोगों ने गुजारा, 18 साल नीतीश जी के साथ बिहार की जनता ने गुजारा, हमें कुछ नहीं मिलाया, पलायन हो रहा, और इन्हीं सब मुद्दों को पकड़ लिया है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान, देखिए, कुछ परिस्थितियां होती हैं और कुछ काबिलियत होती है। परिस्थितियां ये थी कि उनकी पार्टी तोड़ दी गई और हालात ऐसे बना दिए गए कि या तो वो जीरो हो जाते या फिर वो बैक टू द वॉल जिसे कहते हैं, वहां से अपनी लड़ाई को शुरुआत करते, क्योंकि फादर की लेगेसी खत्म हो गई, पार्टी हाथ से चला गया, सिंबल चला गया, परिवार टूट गया, दल भी टूटा, दिल भी टूटा। तो ये तमाम परिस्थितियों के बीच या तो वो जीरो हो जाते, नहीं तो वो युद्ध करते। और उनके युद्ध के साथ ऐसा लगता है बिहार की जनता ने अपने आप को एसोसिएट किया, उनकी लड़ाई से अपनी लड़ाई को जोड़ दिया, क्योंकि वो बातें कह रहे थे पलायन की, जो बिहारियों की सबसे बड़ी समस्या है। बाहर जाना ही जाना है, अगर एक सामान्य जिंदगी भी आपको चाहिए, शिक्षा अगर चाहिए बेहतर तो बाहर जाना ही जाना है, स्वास्थ्य अगर चाहिए तो आपको बाहर जाना ही जाना है। तो ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने बहुत बारीकी से हिट किया। तो उस कारण से पिछले 3 सालों में उन्हें इस बात को बार बार कहने का मौका मिला और उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से, और हाँ, जमीन पर आपने जो कहा, जमीन पर उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की। बिहार के हर जिले में कई कई बार जाना और उतना कोई घूमा नहीं। तो अचानक से ये चीज देखी जा रही है कि उनकी सभाओं में बेतहाशा भीड़ है। अभी की जो सभा हुई है वो पिछले 1-1.5 महीने से तो दिल्ली में है, वो तो जा भी नहीं रहे हैं जब से नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ है। फिर भी मैं उतनी भीड़ देखकर के मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर इतना जबरदस्त गैदरिंग बिना किसी इंतजाम के। गैदरिंग तो जनविश्वास रैली 3 मार्च वाली जो तेजस्वी की थी वो भी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसके लिए बाकायदा तेजस्वी ने 10-15 दिन घूमने के बाद और लोगों को कहने के बाद, उसके बाद वो जमा हुई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी भी लगी थी, उसमें वाम दल भी लगे थे, और राष्ट्रीय जनता दल यकीनन एक बहुत मजबूत पार्टी है बिहार की राजनीति में। लोक जनशक्ति पार्टी उतनी मजबूत पार्टी तो नहीं है ना, आधी मजबूत पार्टी वो है जितना कि लोग आरजेडी है। फिर भी वो भीड़ जो है वो आती इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप को चिराग पासवान और उनकी लड़ाई से जोड़ लेती है। तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर उतना सपोर्ट है, आपने बताया कि उनकी कई सभाओं में आपने देखी वो भीड़, इसका मतलब कि तमाम कंस्टिट्यूएंसीज में वो लाख वोट, 1.5 लाख वोट, 1.25 लाख वोट को प्रभावित कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के लिए, एनडीए के लिए खास तौर पर। वो 2020 का चिराग मॉडल को याद करके रखी हुई है, जहां उन्होंने नीतीश के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे और आज नीतीश 40 एमएलए पर पहुंच गए और माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा कि क्या चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी या उनके चाचा को कितनी मिलेंगी।
अब एक म्यान में दो नहीं 3 तलवारें कैसे आएंगी, क्योंकि चिराग पासवान का चाचा ने तो दिल भी तोड़ा है और दल भी तोड़ा है, तो ये दिक्कत है। और नीतीश कुमार के साथ उनकी टसल अभी भी चल रही है, मतलब मंच भी साझा नहीं किया, और जिस तरह से उनका रुख है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी कैसे बैलेंस कर पाएगी इन चीजों को? देखिए, ये तो एक चुनौती है, लेकिन ये दोनों पार्टियां जो हैं एक कमाल की चीज कहती हैं। वो कहती हैं हमारा गठबंधन तो बीजेपी से है, बीजेपी का किस किस के साथ गठबंधन है हमें क्या पता है। तो वो लोग, ये गठबंधन का एक नया रूप है वहां पर, और बीजेपी इन कॉन्ट्राडिक्शंस को, विषमताओं को मैनेज इस तरह से करती है, इसी में उसकी बहादुरी है। और ये ऊपर से सख्त आदेश है कि भाई आपको मैनेज करना है। तो चिराग पासवान होंगे और नीतीश जी भी होंगे। नीतीश जी जाहिर है चाहेंगे कि उनके अलावा और गठबंधन में कोई ना रहे। क्या जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की, जब लवकुश वोट्स के लिए सम्राट चौधरी है। ये बोल सकते हैं, ये बोलते हैं, क्या है हम और आप मिलकर के सरकार बना देते थे पहले, तो एलजेपी की क्या जरूरत है। पर भारतीय जनता पार्टी इस बात में नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए, और मांझी भी चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने पॉकेट्स हैं वोट्स का। और हर कंस्टिट्यूएंसी में किसी के 50,000 वोट, किसी के 1 लाख 1.5 लाख वोट, अकेले एकदम कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। अच्छा, ये सब जो छोटे छोटे हैं, इनको मिला भी लीजिए तो कितनी ही सीटें होती हैं? मतलब 1 सीट किसी को दी, 2 सीट दी, तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोड भी नहीं है। अब देखिए, एलजेपी को पिछली दफा 6 ही 2 सीट दिया गया था ना। अब इस बार ये कहा जा रहा है कि सारी की सारी सीटें जो हैं वो एक ही तरफ जाएंगी, और लोगों के बीच कंफ्यूजन, लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व का जहां तक सवाल है, वो नहीं होना चाहिए। ये संदेश है। और ऐसे में वो संदेश मतलब किस तरफ जा रही है ये सारी वो सीटें? संदेश जाहिर है, हम लोगों ने जैसी बात की, वो संदेश चिराग पासवान की तरफ जा रही है। फिर चाचा क्या करेंगे? बावजूद इसके कि वो केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद इसके कि उनके पास 5 सांसद थे जब पार्टी टूटी थी, लेकिन जो यहाँ पर हालात बन रहे हैं और दिल्ली में बैठ के चल रही हैं, उसमें ये लग रहा है कि उनके लिए संभावनाएं अच्छी नहीं है। उनको इग्नोर करके क्या जो एलजेपी का वोट बैंक है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो फिर तो साथ में लेना पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर उनके रहने ना रहने से क्या ही फर्क? वो कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है बीजेपी, जब वो चिराग पासवान की ही तरफ सारी सीटें दे रही है जो भी उसे देना है। तो इसका मतलब है कि वो इस फैसले पर पहुंच चुकी है कि पशुपति कुमार पारस को अगर हम तरजीह नहीं देते हैं तो फिर कोई हमारा नुकसान नहीं होने जा रहा। आने वाले दिनों में क्या वो घर वापसी करते हुए नजर आएंगे पशुपति पारस की, हम चलिए हो गई गलती, जो हुआ भूलिए, अब पार्टी में उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो चाचा है और ये भतीजे हैं। तो गलती मानना और फिर से वापस आ जाना। और दूसरा, जहां तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसमें तो यही लगता है कि इनकी राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये। दिस इज जस्ट नॉट अ पॉलिटिकल डिफरेंस। इनका जो है वो फैमिली का डिफरेंस है, पर्सनल है। इट्स अ पर्सनल फ्यूड। तो वो भारतीय जनता पार्टी भी सॉल्व नहीं कर सकती है, क्योंकि जब इस तरह की बातें हो जाती हैं तो फिर उसको आप पॉलिटिकल अक्रॉस द टेबल बैठ करके जो टॉक होता है उसमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जो हम लोगों की जानकारी है उसके अनुसार तो लग यही रहा है कि इस बार पशुपति कुमार पारस और उनकी टीम के जो लोग हैं उनके लिए सीट प्राप्त करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चिराग पासवान की तरफ इंक्लाइंड है। और ये अगर स्थिति बनती है कि वो नाराज होते हैं, तो नाराजगी भी मोल लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि उनकी नाराजगी से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की फीडबैक और रिपोर्ट है जो पिछले दिनों हुई यहाँ दिल्ली की बैठक में डिस्कस हुई है, कि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हाजीपुर की सीट जिसको लेकर के बहुत फ्यूड हुआ था, वो आउट एंड आउट चिराग पासवान की तरफ जा रही है। और उतना ही नहीं, जो एलजेपी कोटे की सीट थी 6 सीटें, वो सारी की सारी एक ही तरफ जाएंगी। उसमें कुछ कटौती होती है, जैसे जेडीयू की कुछ सीटें कट रही हैं टू अकोमोडेट
बहुत से एलाइज हो गए, हो सकता है, पर एक आध सीटें उसमें जाएं, लेकिन कोई भी सीट पशुपति पारस की और उनकी टीम की तरफ जा रही है। उनके भी तो 4 एमपी और थे ना, प्रिंस राज थे, एक और महबूब अली कैसर थे, एक चंदन सिंह थे, एक वीणा देवी थी और एक वो खुद थे। तो इनकी तरफ कोई भी सीट जा रही है ऐसा नहीं है। अच्छा, इंतजार अब लंबा हो रहा है पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के बीच में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का मसला सुलझा लिया है और उधर महाराष्ट्र का भी सुलझ गया है, तो जल्द ही उम्मीद करें कि दूसरी लिस्ट आएगी और इन दोनों राज्यों में पूरे जो भी गोटियां बैठानी है, जहां पर भी सेट करनी है, उनको सेट कर दिया जाए। देखिए, दूसरी बैठक तो हो ही चुकी सीईसी की, और बिहार पर बात हो गई है। तो बिहार पे बात हो गई है, तो मान लीजिए 5 या 6 एलजेपी को, 1 सीट कुशवाहा जी को, 1 सीट मांझी जी को, और अगर साहनी को दी जाती है सीट तो इसी 5 में से 6 में से 5 हो जाएगा। अच्छा, तो 5 + 1 + 1 + 1 हो जाता है। 8 तो 8 सीटों में ये चले जाते हैं सारे एलाइज। अब बच गए जेडीयू और बीजेपी, जिनके लिए 32 बच जाती हैं। पिछली दफा 34 बची थी, इस बार 32 बच जाती हैं। अब इसमें ये जो है वो 14, 18 ये बनता है या 13, 19 बनता है, ये देखना रहेगा। ये 16, 16 नहीं होने जा रहा है। चलिए देखिए इस बार क्या होता है, क्योंकि एलआई में जब लोगों को सीट शेयरिंग की जाती है, बातचीत की जाती है, तो कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, कुछ लोग, तमाम चीजें झेलनी पड़ती है। और जो बड़ा भाई, जो बड़े भाई की भूमिका में होता है, इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस है। हर कोई चाहता है कि कांग्रेस जो है उस तरह से रिएक्ट करे। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है अपने तौर पे, तो वो अपना डोमिनेशन दिखाने में पीछे हटती नहीं है। और अब उम्मीद है जल्द ही दूसरी लिस्ट आएगी और बिहार का क्या जो सिनेरियो है, जो तस्वीर है, क्या रहने वाली है, ये जल्द ही पता चलेगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी जल्द ही पता चलने वाला है आखिरकार क्या रहेगा और क्या कोई गुस्सा होगा इस लिस्ट को देखकर। देखते हैं आने वाले वक्त में। बताइए कमेंट करके कैसा लगा शो। बहुत बहुत शुक्रिया।